नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज जायसवाल आपका पुनः एक बार एबीसी एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है उसका भाग 7 लेकर आ जा रहे हैं। यह सीरीज अभी इतिहास विषय से संबंधित है, यानी कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उससे चल रही है। आज आपको मिलेंगे इसमें पुनः 20 प्रश्न। आइए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, पौरव राजवंश में भूमि माप की कौन सी विधि प्रचलित थी? ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम पौरव राजवंश की, और इस पौरव राजवंश में भूमि माप की कौन सी विधि प्रचलित थी? तो यहां पर प्रचलित नहीं थी, तो यहां पर 3 विधियां प्रचलित थी, खारी, कुल्य, वाप और द्रोण। तो इसमें जो चौथा है सारी वापम, यह हमारा उत्तर होगा। सारी वापम यहां पर कोई भी क्या नहीं थी, भूमि माप की कोई भी विधि नहीं थी। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। पौरव प्रशासन में प्रांत के अधिकारी को क्या बोला जाता था? यानी कि जो प्रांतीय अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? तो पहला जो हमारे पास है ऑप्शन ए, संधि विग्रह। तो ये लोग अपने विदेश मंत्री को, यानी कि जो विदेशों के साथ क्या करेगा, डील करता था, उसको क्या कहते थे? संधि विग्रह कहते थे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास परमावतार। तो ये क्या करते थे, जो भूमि का सर्वेक्षक रहता था उसको क्या कहते थे? परमावतार कहते थे। तो भूमि का सर्वेक्षक, तो भूमि के सर्वेक्षक को परमावतार कहते थे, भूमि का सर्वेक्षक। जमनपति, पैदल सेना, पैदल सेना का सेनापति। और अंतिम है डी, भौतिक या भुक्तिक। तो ये कहा जाता था प्रांत के अधिकारी को। ठीक है, तो ये 4। अगला प्रश्न, पौरव प्रशासन में भूमि कर अधिकारी को क्या कहा जाता था? यानी कि इसमें भूमि के कर अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन संख्या ए, महासत्रपति, यानी कि ये उत्सव का जो अधिकारी होता था, उत्सव का अधिकारी, यानी कि राज्य में जितने भी उत्सव होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, चाहे राजा का बर्थडे हो, एनिवर्सरी टाइप का हो, इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होंगे उनको कौन करेगा? महासत्रपति, उत्सव का अधिकारी। अगला है सुपकारपति, उसके बाद है भौगिक, और फिर है भागिक। ठीक, सुपकार जो पति है वो होगा मुख्य रसोइया। ये कौन है? मुख्य रसोइया। अगला है भौगिक। भौगिक क्या करेगा? कर अधिकारी था। ठीक है, कर अधिकारी था। और जो भागिक होगा वह भूमि कर अधिकारी होगा। तो भागिक को हम क्या कहेंगे? भूमि कर अधिकारी। ये सिर्फ भौगिक होगा कर अधिकारी, और भागिक होगा भूमि कर अधिकारी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए अगले प्रश्न की। पौरव प्रशासन में लेखक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन संख्या ए, पहले प्रतिहार। प्रतिहार बोलते थे जो राजा का मुख्य अंगरक्षक होता था, राजा का मुख्य अंगरक्षक। अगला है विषयपति, यानी कि प्रशासनिक इकाइयों के मुखिया, प्रशासनिक इकाइयों के मुखिया को। अगला है दिविरकोट। दिविरकोट कहते थे लेखक को, और कटुक कहते थे गुप्तचर को। ठीक, तो यानी कि इसका ऑप्शन हमारा सी, दिविरकोट। ठीक, चलिए अगला। अभी तक हमने जो ये प्रारंभ के जो 4 प्रश्न पढ़े हैं, इनमें हमने लगभग 12 पौरव वंशीय अधिकारियों के नाम देखे हैं, और
इन अधिकारियों में से अक्सर एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से भोगी कौन है, भागी कौन है, सुपकारपति कौन है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रख सकते हैं। अगला प्रश्न, पौरव प्रशासन में बागेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास त्र्यंबकपुर। तो त्र्यंबकपुर है जो, ये कहा जाता था कत्यूर घाटी के लिए, जहां पर हमारा वर्तमान में बैजनाथ है। दीपपुरी कहा जाता था बागेश्वर के लिए। कार्तिकेयपुर जोशीमठ के लिए, ठीक। और ब्रह्मपुर तो इनका खुद का ही पौरव राज्य था, ठीक है। तो ये ऑप्शन संख्या बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पौरव मुद्राओं में किस शासक का नाम नहीं मिलता है? तो पौरव मुद्राओं में ये 3 शासक, ठीक, प्लस आपका विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, द्विजवर्मन और द्युतिवर्मन, इन चारों में से इसमें किसका नाम नहीं मिलता है? ठीक। एक शासक इनका और है अग्निवर्मन। तो इन 4 लोगों का, विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, द्विजवर्मन और अग्निवर्मन, इन चारों के नाम इनकी मुद्राओं में मिलते हैं, जबकि द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन जो सेकंड है उसका हमको नाम इसके उसमें नहीं मिलता है, यानी कि इनके सिक्कों पे नहीं मिलता है। तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड का पहला वंश जिसके काल में सुदृढ़ प्रशासन दिखाई पड़ता है। पहला ऑप्शन है यदुवंश। यदुवंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल अभिलेख। तो यहां पर इनके प्रशासन के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है, बल्कि इसमें इनके राजाओं की संख्या लिखी है और परिवारों की संख्या लिखी है। तो 11 परिवार और 12 राजा। सिंहपुर इस यदुवंश की क्या थी? राजधानी थी। कुड़िंदों की जानकारी उनके सिक्कों से मिलती है, लेकिन कुड़िंदों का प्रशासन वहां पर कहीं पर नहीं दिखाया गया है, तो इनका भी प्रशासन नहीं। अब ऑप्शन बचता है सिर्फ डी। तो यानी कि उत्तराखंड में पौरव जो थे, तो पौरवों ने सुदृढ़ प्रशासन शुरू किया था, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? ठीक, तो पहली राजनीतिक शक्ति के बारे में बताना है। पौरव जाने जाते हैं प्रशासन के लिए, खस जाने जाते हैं बौद्ध मत का या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कुड़िंद पहली राजनीतिक सत्ता, तो कुड़िंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली क्या है? पहली राजनीतिक शक्ति है। इसके पहले जो राजा थे जिनके बारे में हमको महाभारत से ज्ञात होता था, वो हैं राजा सुभाव। उसके बाद मिलते हैं इनके पुत्र विराट। फिर बीच में हमारे पास महाजनपद काल आता है, वहां पर हमको किसी भी कुड़िंद राजा का नाम नहीं मिलता है। फिर इनका थर्ड टाइम जो आता है, वहां पर हमको बहुत सारे राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो थे राजा अमोघ भूति। ठीक, तो राजा अमोघ भूति क्या है? इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, पौरव काल में भू राजस्व कितना लिया जाता था? तो भू राजस्व यानी कि ये पूछ रहा है कि जो जमीन की उपज थी, यानी कि जो जमीन थी वहां से जो अन्न निकलता था या वहां से जो पैदावार होती थी, उसमें से कितना क्या लिया जाता था? भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब टैक्स। तो वहां से कितना टैक्स लिया जाता था? तो हमेशा हमको एक राशि दिखती है 1/6, यानी कि उपज का 1/6 क्या मिलेगा? टैक्स के रूप में राजद्वार में जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, पौरव काल में सिंचित भूमि को क्या कहते थे?
तो सबसे पहले मैं इसको प्रश्न पे डिस्कस करने से पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। यहां पर भूमि दो प्रकार की थी। क्या थी भूमि? दो प्रकार की। एक भूमि को कहते थे सिंचित भूमि और एक भूमि होती थी असिंचित। अब जो सिंचित भूमि थी इसको कहा जाता था केदार भूमि, और जो असिंचित भूमि थी इसको कहा जाता था सारी भूमि। अब उत्तराखंड में सारी का मतलब होता है कठोर, और भाई कठोर वही भूमि होगी जिसकी सिंचाई नहीं हो पाएगी। ठीक, तो अब इसके आधार पे ऑप्शन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सारी भूमि यानी कि असिंचित भूमि, असिंचित भूमि। अब आ जाओ ऑप्शन संख्या बी, तो केदार भूमि यानी कि ये क्या होगी, सिंचित होगी। और यही हमको क्या चाहिए था भैया, उत्तर चाहिए था। तो जब हम यही उत्तर चाहिए था तो मिल तो गया। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड पर ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में आक्रमण का वर्णन कौन सी पुस्तक करती है? तो मेघदूत में वर्णन नहीं करते हैं कालिदास, हर्ष चरित्र में वर्णन नहीं मिलता है। बस हर्ष चरित्र में हमको उत्तराखंड के बारे में एक ही वर्णन मिलता है कि राजा हर्ष ने पर्वतीय क्षेत्र की किसी राजकुमारी से क्या किया था, विवाह किया था। उसके बाद काव्य मीमांसा में भी नहीं मिलता है। अंतिम पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कल्हण। तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। कल्हण राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के क्या थे, राजकीय कवि थे, ठीक है, या राजकीय लेखक थे। कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है कि राजा ललितादित्य मुक्तापीठ एक दिग्विजय अभियान पर निकलते हैं। उस अभियान में उन्होंने तिब्बत को पराजित किया। तिब्बत को पराजित करने के बाद वो उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, और जब वो उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र को जीता। और यहां पर उस समय यशोवर्मन का शासन हुआ करता था, और उस यशोवर्मन का जो सामंत था वो राजा बसंत देव थे। ठीक, और जो ललितादित्य मुक्तापीठ थे इन्होंने यशोवर्मन की सेना को क्या किया, पराजित किया। ठीक, किसको किया, यशोवर्मन की सेना को पराजित किया और यहां पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया। दूसरा, अब ये जो ललितादित्य मुक्तापीठ है ये मूलतः कहां के राजा हैं, कश्मीर के राजा हैं। ठीक, वहां पर एक राजवंश था कारकोट वंश, उस कारकोट वंश से ये क्या है, संबंधित है। दूसरा, और ये ललितादित्य मुक्तापीठ है, इनको कश्मीर का सिकंदर कहते हैं। इसके अलावा इनको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ठीक, दानी राजा थे, वीर योद्धा थे। ठीक, सारे दिग्विजय अभियान को निकले थे और काफी बड़ा क्षेत्र इन्होंने अपने राज्य में मिला भी लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। तो पहले कुणिंद, ऑप्शन संख्या ए पे आई है कुणिंद। यह उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है। ठीक, उसके बाद परमार वंश, इसको आप मध्यकाल के आसपास मान लीजिए। फिर आता है पौरव, यह अपने प्रशासन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अंत में आता है भाई कार्तिकेयपुर। तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, कार्तिकेयपुर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि हमको इसके इतिहास की जानकारी मिलती है, और इसके इतिहास की जानकारी जो हमको मिलती है वो अलग अलग स्रोतों से मिलती है। सबसे प्रमुख है जागर, इनके समय के बनाए हुए भवन, सबसे प्रमुख मंदिर। तो ये सारी चीजें हमको कार्तिकेयपुर राजवंश की ऐतिहासिकता को बताती हैं। और इस राजवंश को कार्तिकेयपुर इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, जिसको हम आधुनिक समय पर जोशीमठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र में ब्रह्मपुर और कार्तिकेयपुर दोनों ही स्थानों का वर्णन मिलता है? तो जो पांडुकेश्वर है यहां पर हमको सिर्फ क्या मिलता है? कार्तिकेयपुर का वर्णन मिलता है। ये जो नाला है यहां से हमको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलते हैं। अब जो तालेश्वर है यहां पर ब्रह्मपुर प्लस कार्तिकेयपुर दोनों ही स्थानों का मिलता है, जबकि जो रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र है यहां से हमको परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, वसंतदेव, निम्बरदेव या ललित सुरदेव? ललित सुरदेव इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। निम्बरदेव, इन्होंने एक परिवार की स्थापना की थी। वासुदेव कोई था नहीं, वसंतदेव थे। कौन थे? वसंतदेव। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कौन करता है? वसंतदेव करते हैं। अब वसंतदेव के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। वसंतदेव मूलतः अयोध्या का रहने वाला था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। यहां पर राजा यशोवर्मन थे, उनका क्या था? सामंत था। ठीक है, उनके सामंत थे। जब यशोवर्मन की सेना को ललितादित्य मुक्तापीड़ ने लगभग 700 ईस्वी में पराजित किया, उसके बाद वसंत देव या वसंतन देव ने यहां पर एक नए राजवंश की स्थापना की और अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर बनाया, जिसको हम कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जानते हैं। यह कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। उसके अतिरिक्त वसंत देव ने जोशीमठ में एक मंदिर की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं नरसिंह मंदिर। ठीक है, नरसिंह मंदिर, जहां पर भगवान बद्रीनाथ शीतकाल में रहते हैं। शीतकाल में बाबा बद्रीनाथ का या भगवान बद्रीनाथ जी का क्या है? ये शीतकालीन आवास है। और यहीं पर एक उपाधि मिलती है इनके, वासुदेव चूड़ामणि की उपाधि मिलती है उस मंदिर के मूल दरवाजे पे लिखी हुई, गिरिराज वासुदेव चूड़ामणि, यानी कि पर्वतों के राजा। ठीक, और वहीं से कुछ इतिहासकारों ने मान लिया कि वासुदेव इसका क्या था? संस्थापक था। लेकिन जो कार्तिकेयपुर के बाद के जो राजा होते हैं, उन्होंने लिखा है उन्होंने अपने ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर का संस्थापक वसंत देव को बताया है। ठीक, और वहीं से हमको पता लगता है कि कार्तिकेयपुर के जो शासक हैं वो कौन है? वसंत देव है। और यही जानकारी अगर बात करूं तो कहां से मिलती है? त्रिभुवन राज के बागेश्वर अभिलेख से। ठीक, और यही प्रश्न आ सकता है कि भैया वसंत देव के बारे में हमको कहां से जानकारी मिलती है कि वो कार्तिकेयपुर राजवंश के क्या है? संस्थापक है। तो वो मिलती है त्रिभुवन राज के बागेश्वर अभिलेख से। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस परिवार ने कार्तिकेयपुर में शासन नहीं किया? ठीक है, नेगेटिव नैरेटिव दे रखा है। तो वसंत देव क्या है? इसका संस्थापक है, तो यानी कि इसके परिवार ने किया। वसंत देव के परिवार जाने के बाद दूसरा परिवार यह आता है, फिर तीसरा सलोना। अब लखन देव का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था, ये बल्कि एक परिवार के अंतर्गत एक राजा थे, और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर होगा लखन देव। चलिए अगला प्रश्न। कार्तिकेयपुर राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कार्तिकेयपुर का सबसे प्रतापी जो शासक मिलता है, वसंत देव क्या है? इसके संस्थापक है। इसका जो उत्तर है वो है ललित सुरदेव। ललित सुरदेव कार्तिकेयपुर राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनका शासनकाल 832 ईस्वी से और 854 ईस्वी माना जाता है। अब इनकी महानता का पता हमें कैसे चलता है? जब इनके शासन का 21वां साल और 22वां साल कंप्लीट होता है, तब ये क्या करते हैं? एक अपने 21वें और 22वें साल में राज्याभिषेक के बाद ताम्रपत्र जारी करते हैं। ठीक, और इनको बोला गया था
कि ये धरती का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर शासन की अभिलेख्य भाषा क्या थी? यानी कि इनके जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में? तो इनके वर्तमान में 8 अभिलेख मिलते हैं और संस्कृत इनकी क्या थी? राजभाषा थी, यानी कि राज दरबार में जो भी वार्तालाप या जो भी कार्य होंगे वो संस्कृत में होंगे। इनकी जो आम बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल, यानी कि जैसे हम वर्तमान में देखते हैं तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रवाल्टी क्या है? बोलचाल की भाषा है, बोलियां हैं। वैसे यहां पर पाली बोली जाती थी। प्राकृत यहां पर कुछ नहीं थी। कुटिला क्या थी? इनकी अभिलेख्य भाषा थी, यानी कि इनके अभिलेखों में जिस भाषा या जिस लिपि का प्रयोग किया गया था वो कौन सी थी? कुटिला लिपि थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कार्तिकेयपुर साम्राज्य में प्रांतों गिरिद्वारों के रक्षकों को क्या कहते थे? यानी कि गिरिद्वार का मतलब है पर्वतों से जो रास्ते आते थे राज्य के लिए, उन रास्तों की जो सुरक्षा करता था उसको क्या कहते थे? या अब वर्तमान में हम इनको क्या कहते हैं? दर्रे। इन दर्रों के रक्षकों को क्या कहते थे? प्रांतपाल, घटपाल, ब्रह्मपाल या नरपति। तो पहला है ऑप्शन हमारे पास प्रांतपाल। तो प्रांतपाल किसको बोलते थे? ये सीमाओं का प्रहरी होता था। क्या होता था? सीमाओं का प्रहरी, मतलब जो राज्य की जो सीमा होगी उसका प्रहरी होगा। घटपाल क्या करेगा? ये गिरिद्वारों की रक्षा करता था। क्या करता था? गिरिद्वारों की रक्षा करता था। ऑप्शन संख्या सी, ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल क्या करता था कि जो भी व्यक्ति सीमा रेखा से आएगा, सीमा रेखा से आने जाने वालों, आने जाने वाले, यानी कि जो राज्य में आ रहा है और जो जा रहा है उनके बारे में क्या रखेगा? जानकारी रखेगा, आने जाने वालों की जानकारी। नरपति क्या करेगा कि जो नदी और घाटों से आएंगे, नदी और घाट, ठीक, यहां से जो भी व्यक्ति आएगा उनकी जानकारी नरपति रखेगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या मिलता है? बी, घटपाल। तो घटपाल क्या करता था? गिरिद्वारों की सुरक्षा करता था। ऑप्शन, क्वेश्चन संख्या 19, कार्तिकेयपुर काल में पदातिक सेना के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पहला है दंडपासिक, गौलमिक, दुसाध्य साधनिक और चोरद्वारणिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई दंडपासिक क्या था। तो दंडपासिक क्या करता था? यह पुलिस का एक अधिकारी था। तो यानी कि जो दंड लेके, यानी कि जिसके हाथ में डंडा होगा वो दंडपासिक कहलाएगा। यानी कि पुलिस का एक अधिकारी, जैसे वर्तमान में देखते हैं डंडा किसके हाथ में रहता है? पुलिस के हाथ में। वैसे इस दंडपासिक के हाथ में क्या रहेगा? डंडा रहेगा। तो ये पुलिस विभाग का व्यक्ति था। ठीक, फिर आता है ऑप्शन बी, गौलमिक। तो गौलमिक क्या था? पदातिक सेना का मुखिया होता था। पदातिक सेना का मुखिया। फिर आता है दुसाध्य साधनिक। ये क्या था? दुसाध्य यानी कि जो सबसे कठिन काम है। तो सबसे कठिन काम होता है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो यानी कि गुप्तचर काम करता था। तो ये क्या था? गुप्तचर विभाग का मुखिया रहता था। डी है चोरद्वारणिक, यानी कि चोर डाकुओं को पकड़ने वाला। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला, उसको क्या कहेंगे? चोरद्वारणिक। तो यानी कि ऑप्शन हमको क्या मिल गया? बी, गौलमिक। और आपको पता होना चाहिए कि कार्तिकेयपुर में 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। ठीक है, पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी वाली सेना यानी कि हस्त, ठीक है, और चौथी रहती थी इनकी ऊंट सेना, या जो ऊंट वाली सेना होती है, यानी कि जिसमें ऊंटों की स्थिति रहती। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्तिकेयपुर में सेना के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। चलिए अब आता है कार्तिकेयपुर काल में खनिज तथा वनों की रक्षा कौन सा अधिकारी करता था? तो ऑप्शन है पहला क्षेत्रपाल, दूसरा सौल्किक, भट्ट या खंड रक्षा स्थानिक। तो पहला ऑप्शन आते हैं क्षेत्रपाल पर। तो यह व्यक्ति क्या करता था? क्षेत्रपाल, यह कृषि की
उन्नति देखता था कि भाई कृषि में कितनी उन्नति हो रही है, तो ये देखता था। ये जो सौल्किक होता था ये क्या करता था, कर अधिकारी होता था, ठीक, कर अधिकारी होता था। भाग नामक एक कर होता था, उसको क्या करता था, इकट्ठा करता था। शुल्क नामक कर होता था। योग और शुल्क, योग और शुल्क नामक कर थे, उनको ये क्या करता था, कलेक्ट करता था। उसके बाद आ गया भट्ट, भट्ट के पास, ठीक, ये क्या करता था कि एक तो भट्ट या भाट भी बोलते थे इनको, ये प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। दूसरा ये बेगार लेने का काम भी करता था। और अगला है खंड रक्षा स्थानिक, यानी कि खंड मतलब होता है जंगल, तो ये क्या करता था, वन और खनिजों की, खनिज, वन और खनिजों की क्या करता था, रक्षा करता था, देखता था। और वनों से संबंधित जो भी उद्योग होते थे उनके बारे में जानकारी रखता था। तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, डी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार आज की श्रृंखला के इन 20 प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली सीरीज में कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो दे पाएं, ठीक। घर पे रहिए, आराम से रहिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।